बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इज स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी में स्टूडेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमने कुछ कंडीशंस की डिस्कस की थी, इसकी इटियोलॉजीज, इसके हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स, इसके हमने डिस्कस किए थे क्लिनिकल वेरिएंट्स, और क्लिनिकल वेरिएंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट नेफ्रोटिक रेंज और नेफ्राइटिक रेंज। नेफ्रोटिक रेंज के अंदर हमने जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेफ्राइटिक रेंज में नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्राइटिक सिंड्रोम की आप लोग हेडिंग देते हैं, ये जो 2021 एडिशन है वहां से आप लोग को पेज नंबर मिलेगा 620 और आप लोगों ने इसको साथ साथ रीड आउट करते रहना फर्स्ट एड से, और ये जो लेक्चर है इसको सुने। देखें हेडिंग दें नेफ्राइटिक सिंड्रोम। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में एक ही बात बताऊंगा, ज्यादा बातें नहीं। ये पॉइंट जो आपने याद रखना है ना, इसमें नंबर 1 ये आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ठीक है जी, ये इन्फ्लेमेटरी एक प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है देखें, इसके बारे में लिखें जरा। पॉइंट नंबर 2 लिखें, इसमें पॉइंट्स के साथ लिखते जाएं इसको। सबसे पहले लिखें कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम is an glomerular disorder। हाँ जी, characterized by लिखें, characterized by glomerular inflammation, characterized by glomerular inflammation and bleeding। ये पॉइंट देखिएगा जरा इसमें। characterized by glomerular inflammation and bleeding। इसमें लिखें कुछ मैं ना आपको क्लिनिकल फीचर इसके बताना चाहता हूँ। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाने से पहले इसका मैं कुछ फीचर्स बताता जाऊँ आपको। यहाँ पे लिख लें, इसमें जो आपके फीचर्स है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम डिफाइन एज, ये इसको डिफाइन किया जा सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने एक निमोनिक बताया था। निमोनिक के कुछ यूं था जिसको आप कहते हैं परोफ के साथ आप लोगों ने ये याद रखना है। देखें अब इसका मतलब क्या है, नंबर 1 पे याद रखिएगा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पी से याद रखें, प्रोटीन यूरिया। क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। बट रिमेंबरिंग, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें जो प्रोटीन यूरिया होता है वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। मतलब क्या कि जब भी आपके पास लेस देन 3 पॉइंट आ जाए, आप लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या पढ़ा था, प्रोटीन यूरिया आपने पढ़ा था मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन यूरिया। ये जो प्रोटीन यूरिया, ये आपका मतलब कि इसको कहा जाता है कि यहाँ पे ये माइल्ड होता है, मेन क्या कि ये लिमिटेड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये आप साथ में लिमिटेड भी लिख सकते हैं, लिमिटेड होता है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं। इसमें जो नंबर 2 पे पॉइंट है, एच स्टैंड फॉर स्टूडेंट, इसका मतलब है हिमाचूरिया। अब हम ये देखेंगे कि हिमाचूरिया कैसे होता है, इसको हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद ए स्टैंड फॉर आप लोगों ने जो करना है ना, ए स्टैंड फॉर एजोटीमिया। एजोटीमिया का बेसिकली मतलब कि आप लोग सभी जानते हैं, एजोटीमिया का मतलब है इंक्रीज। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन। ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। सीरम क्रिएटिनिन 0.5 से लेकर 1.5। ठीक, ये आपको नॉर्मल लेवल का भी पता है। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट, इसमें नंबर 4 पे आपने जो याद रखना है वो है जी आरबीसी। ए से आर से लिखें, आर से आप लोगों ने लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी कॉस्ट इन द यूरिन, आरबीसी कॉस्ट इन यूरिन। ये आरबीसी कॉस्ट इन द यूरिन, देखें अभी तक जो मैंने बातें बताई इसमें जो हॉलमार्क है, एक हिमाचूरिया नहीं बोलना। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी देंगे कि भाई प्रोटीन यूरिया भी दे देंगे, हिमाचूरिया भी दे देंगे। आपने कहना है कि यार फिर प्रोटीन यूरिया का लेवल क्या होगा। हाँ जी, प्रोटीन यूरिया ये आपका सीरम SSRCR, इसको लिखते ही ऐसे हैं, SR से मतलब सीरम, CR से मतलब है सीरम क्रिएटिनिन। ओके,
इसका आपको प्रोटीन यूरिया भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोटीन यूरिया में भी आपको 1.5, में भी प्रोटीन यूरिया 2.0, इस तरह, मतलब क्या कि लेस देन 3.5 होगा। बट हिमाचूरिया आपका होगा, उसके साथ इजोटीमिया होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आपको ये पॉइंट नहीं भूलना प्लीज, आरबीसी कॉस्ट नहीं बोलना, ठीक है जी। जिस तरह उसमें आपने फैटी कॉस्ट पढ़ा था ना, फ्रोटी यूरिन या फोमी यूरिन, इसमें आपने क्या पढ़ लिया, आरबीसी कॉस्ट इन द यूरिन और हिमाचूरिया पढ़ लिया, ठीक होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आगे, मतलब क्या कि ब्लड इन द यूरिन, ब्लड इन यूरिन, ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया इसके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर एक कंडीशन में आएंगे। जितने भी आप काजिस पढ़ेंगे, जितनी भी आप एग्जांपल पढ़ेंगे, उनके अंदर ये होगा और मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद लिखें आगे नंबर 5 पे लिखें, नंबर 5 पे आप लोग लिखें जिसमें आरबीसी कास्ट इन द यूरिन हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ओ स्टैंड फॉर क्या है। अब ओ स्टैंड फॉर याद रखिए स्टूडेंट, इसमें ओलिगो यूरिया होता है। क्या होता है, ओलिगो यूरिया होता है। और ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, मे बी समटाइम ए नूरिया, ठीक है, ओलिगो यूरिया या फिर समटाइम ए नूरिया, ए नूरिया समटाइम। बट आपने जो याद रखना है वो क्या है, ओलिगो यूरिया। मतलब क्या, डिक्रीज यूरिन, हाँ जी, यूरिन आउटपुट, यूरिन की जो आउटपुट है, यूरिन की जो प्रोडक्शन आउटपुट है, एक्सक्रीशन है, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, हाँ जी, कम हो जाती है। क्यों, इसकी रीजन देख लेंगे अभी पैथोफिजियोलॉजी में, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिवाइज करवाऊंगा। फिर नंबर 6 पे याद रखें स्टूडेंट, एच स्टैंड फॉर याद रखें। इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन, और ये आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन उसमें भी थी, अब क्यों होती है इसमें हाइपरटेंशन, ड्यू टू साल्ट रिटेंशन, तो ये देखिएगा साल्ट रिटेंशन होती है। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, इसमें जो बायोप्सी है ना, बायोप्सी, इसमें आप जब बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी याद रखिएगा, रिलीव मतलब शो, रिलीव हाइपर सेलुलर या फिर हाइपर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई, ठीक। ये आप लोगों को पॉइंट इसमें जो है ना पता होना चाहिए। देखें अभी तक पॉइंट कितने किए हैं हमने, कर लिया प्रोफ के बारे में, प्रोफ ऑफ निमोनिक है जिसमें प्रोटीन यूरिया, और आप लोगों ने इसमें ये भी पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये भी पॉइंट हो सकता है। और इसमें आपने ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पैथोफिजियोलॉजी में अभी मैं डिस्कस करने लगा। सो एक डायग्राम बनाते हैं अभी, यहाँ ये आपने लिख लिया है, तो हेडिंग आप लोग दें इसमें, नंबर 2 पे हेडिंग आप लोग दे दें इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब आप लोग इसको कोरिलेट करेंगे, थोड़ा सा पैथोलॉजी भी करेंगे और फिजियोलॉजी भी करेंगे, और पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो देखें आप लोगों को याद होगा कि जो याद रहे, आप लोगों को ये बात याद रहे कि नेफ्राइटिस सिंड्रोम में प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलाई में भी। कहाँ पे, ग्लोमेरुलाई में। और आपकी नेफ्रोटिक में कहाँ पे थी, ग्लोमेरुलाई में। अब सुन लें, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, ये यहाँ पे ये देखिएगा, पहले मैं डायग्राम बना लूँ थोड़ी सी। ये देखें, ये आप ये क्या जी, ये बोमेन कैप्सूल है, कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड आपकी क्या चाह रही है जी, पीसीटी, और पीसीटी से ऑनवर्ड आगे हम बात मतलब कि लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ से आपकी क्या आ रही है स्टूडेंट, हाँ जी, अफेरेंट आर्ट्रियोल, क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल। और अफेरेंट आर्ट्रियोल से आगे फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि क्या निकलती है स्टूडेंट, हाँ जी, इफेरेंट आर्ट्रियोल, क्या, इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ से पे क्या बनती है, कुछ कैपिलरीज का कैपिलरी टफ बनता है, और यहाँ पे ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये तो एरिया आप लोगों को पता है। अब आ जाते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। देखें ये जो बेसिकली यहाँ पे ये जो बोमेन कैप्सूल है, और यहाँ पे ये आपकी ग्लोमेरुलाई पड़ी। इन ग्लोमेरुलाइज की होता कुछ यूं है कि इन ये जो ग्लोमेरुलाई यानी इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। अब ये क्यों होती है, इसकी रीजन क्या है, वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी रीजन में आगे हम चलते हैं जरा, थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी सेल आपके। अब मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, इस एरिया में जब इन्फ्लेमेशन होगी, तो यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे एक बात बताएं, क्या इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जब इन्फ्लेमेटरी आपके मतलब के सेल्स आएंगे, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, मीन के इन्फ्लेमेटरी सेल्स में आपके जो साइटोकाइंस वगैरह हैं
जब साइटोकाइंस वगैरह आपके आएंगे तो वो क्या करेंगे, अब देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल आ जाते हैं और वो कैपिलरी की जो है ना, यहाँ पे ये जो कैपिलरीज है, ये जो नेटवर्क है, ये जो टफ है, इस कैपिलरीज की भी मतलब कि फिर क्या करवा देते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट। देन साथ में याद रखिएगा यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसकी भी मतलब कि क्या हो जाती है, इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ग्लोमेरुलर बेसमेंट देखें हुआ क्या, सुन लें जी, पहले क्या हुआ, कोई भी बाहर से कोई मतलब कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, सुन लें, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने क्या किया, यहाँ पे जो कैपिलरी ट्रफ है उसकी इन्फ्लेमेशन करवाई, इन्फ्लेमेशन कैपिलरी ट्रफ की करवाने के साथ साथ उन्होंने ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी करवाई। देन रिजल्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ना, ये लीकी हो जाती हैं। हाँ जी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, हाँ जी, यहाँ पे कैपिलरी जो है, कैपिलरी ट्रफ जो है, टफ यहाँ पे जो है टफ्ट, ये जो है ये बन जाता है लीकी, ये क्या बन जाता है, लीकी। अब याद रखें स्टूडेंट, जब ये लीकी बन जाता है तो और यहाँ से और साथ में आपकी जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी डैमेज होगी, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ये डिसरप्शन होगी, तो यहाँ से लिटिल बिट फिर आपकी प्रोटीन भी तो एक्सक्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, जो यहाँ पे ब्लड में थी, जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो भी आ सकती है। अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रोटीन आएगी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, जो यूरिन में प्रोटीन आएगी ना, वो तो होगी लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक होगा जी। तो ये तो आपको पॉइंट पता चल गया। और यहाँ से फिर साथ में क्या होगा स्टूडेंट, इसके साथ साथ आपके कुछ आरबीसी जो ब्लड भी आएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरबीसी, हाँ जी, आरबीसी कॉस्ट इन द यूरिन, आप लोगों को ये भी मिलेंगे, ठीक हो गए। इसको थोड़ा सा मजीद और मैं सेपरेट करता हूं और मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, इस कंसेप्ट को देखें, याद रखिएगा। फिर जब आरबीसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी तरफ आता हूँ जी, डॉक्टर साहब आता हूँ, उसकी तरफ मैं बात करने लगा हूँ, थोड़ा सा आगे मैं उसको फ्लो चार्ट, ये तो बिल्कुल इनिशियली मैंने बात किया है। अगर एक पेशेंट है उसको जनाब वायरल इन्फेक्शन, क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, साइटोकाइन वगैरह, वो क्या करते हैं, इस कैपिलरी को जो टाफ को, इसकी भी इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, उसको भी मतलब डिस्टर्ब करते हैं, फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ से प्रोटीन आपकी भी रिलीज होगी, लेकिन एक्सक्रीट होगी, जो कि लेस देन 3.5 ग्राम। और उसमें आरबीसी आपके आएंगे यूरिन में, और आरबीसी जब कास्ट आएंगे तो आपका मतलब कि हीमाचूरिया होगा, क्या होगा, हीमाचूरिया होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट आपको यहां तक क्लियर। इन्फ्लेम्ड कैपिलरी ट्रफ की वजह से, सुन लें, इन्फ्लेम्ड कैपिलरी ट्रफ की तरफ। अब मुझे एक बात बताइएगा, हाँ जी, मुझे आपने खुद ही बताना है, जब ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे, ये तो मतलब कि सही तरह से फंक्शनल ना रही, ये तो सही तरह से फंक्शन ना रही, क्योंकि इस एरिया की तो बेसिकली क्या हो जाती है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन का आप लोगों को साइन बड़े अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे इमोबिलिटी हो जाती है, इंपेयर्ड फंक्शन हो जाते हैं इनका, ये फंक्शन सही तरह से नहीं करते। 5 साइन आप लोग इन्फ्लेमेशन के जानते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ से जो रीनल आर्टरी आपकी ब्लड लेके आ रही है, जो कि यहाँ पे फेरेंट आर्टरी की तरफ, अब ये क्या ब्लड आगे इसको क्या ये फिल्टर करेगी, हाँ जी, क्या यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पे ये फिल्टर बैरियर जो था, फिल्ट्रेशन बैरियर आपका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, फिल्ट्रेशन बैरियर आपका क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मतलब के कम होगी कि ज्यादा, फिल्ट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, एक्सीलेंट। यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन मतलब कि डिक्रीज होगी। जब फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा कि ज्यादा, मुझे एक बात बताएं जरा जल्दी से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर कम कि ज्यादा, वो क्या होगा, कम होगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आपके जो मकुला डेंसा होंगे, जो यहाँ पे सेल्स हैं, जो जेपी सेल आपके हैं, क्या वो स्टिमुलस उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम, उनके पास सोडियम कम हो जाएगा। जब सोडियम आपका कम मिलेगा, रास आपका एक्टिवेट होगा। जब रास एक्टिवेट होगा, हाँ जी स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं, रास के अंदर आपका एंजियोटेंसिन 2 कहां पे जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स में जाके एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। एल्डो जब आएगा तो एल्डो यहां से क्या करवाएगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और कहां से, पी सेल ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और यहां पे साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा, मतलब क्या, सक्रीशन करवाएगा। और जब ये सोडियम की, पहली मेरी बात सुने, पहले ही आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि यहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, यहाँ पे जो ब्लड है तो ब्लड के अंदर भी तो सोडियम होगा कि नहीं होगा, हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो बैक साइड पे ब्लड रह रहा है, जो ब्लड आगे नहीं, इसमें भी सोडियम होगा। और आगे क्या हो रहा है, सोडियम तो बैक साइड पे भी डिटेंशन हुई पड़ी है, और ऊपर से आके एल्डो ने भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा दी है। और अब एल्डो ने जब इसकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाई है, तो मुझे एक बात बताएं, जो ओस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज है, हाँ जी, ओस्मोलैरिटी इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज है। और इंक्रीज ओस्मोलैरिटी
इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर विच हार्मोन, जल्दी से बताइएगा। एडीएच। और एडीएच क्या करेगा, वो आपको पता है कि पी सेल के ऊपर काम करके एक्वापोनिक चैनल से फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। और वाटर तो पीछे तो फ्लूइड पहले बहुत ज्यादा है, जब वाटर की मतलब कि फिर आपका मुझे एक बात बताएं, जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और वॉल्यूम तो पहले ही बहुत ज्यादा है, तो अब जब ब्लड वेसल में वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो मुझे एक बात बताएं, ब्लड फ्लो टू द हार्ट कम के ज्यादा। हाँ जी, ब्लड फ्लो टू द हार्ट कम के ज्यादा। ज्यादा जब ब्लड फ्लो टू द हार्ट इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज, कार्डियक फीलिंग क्या होगी, टाइम इसका कम होगा, और आपको जनाब क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, इंक्रीज बीपी और हाइपरटेंशन होगी। क्या होगी, हाइपरटेंशन। बात क्लियर है, ये मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, यहां तक ये बात क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन? ये देखिए ये सारा कंसेप्ट है। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। अगर कोई फिर भी चीज मिस हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे बता देना है, मैं इसको ऐड करूंगा। नेक्स्ट देखें प्लीज। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डॉक्टर सामा बिन तारिक आप माइक ऑन करें। क्वेश्चन ये है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है, ये जो डिक्रीज हुआ है, बेसिकली इसके पीछे जो पैथोलॉजी है वो क्या थी? पैथोलॉजी बेसिकली क्या थी इसके पीछे? सर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से डैमेज हो गई। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई। यहाँ पे ग्लोमेरुलाई की जब इन्फ्लेम्ड होती हैं, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई रिड्यूस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिल्ट्रेशन जब कम हो जाती है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। बात मेरी आप बात समझ गए ना? ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ये आपकी क्या कर देती हैं, रिड्यूस डिक्रीज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को ये कम कर देती हैं। और जब फिल्ट्रेशन कम होती है तो फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट देखें थोड़ा सा। अब कुछ पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, ठीक जी डॉक्टर साहब? जिस तरह की हमने ये बात किया कि वायरल इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके इन्फ्लेमेटरी आपके सेल्स आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं, जो कि आपके कैपिलरी स्टाफ को जो है ना वो डैमेज करते हैं, इनके जो फंक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाती है। फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से मुझे एक बात बताइएगा, क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द वेसल इंक्रीज का डिक्रीज? जल्दी से बताएं। इंक्रीज क्यों? क्योंकि वेसल तो आपको बड़े अच्छे से पता है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वजह से वेसल आपकी मतलब कि वॉल्यूम आपका कहां पे ज्यादा हो रहा है, वेसल्स में ज्यादा स्टे कर रहे हैं। तो फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मुझे एक बात बताएं, अगर हाइड्रोस्टैटिक एक तरफ आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, दूसरी तरफ ये कैपिलरी आपकी डैमेज हुई है, और साथ में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थी। अब यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये बिल्कुल बैरियर नहीं रखती, किसके लिए? अल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए। अल्ब्यूमिन प्रोटीन आपकी एक तरफ से क्या हो रही है, लीक हो रही है। जब अल्ब्यूमिन प्रोटीन एक तरफ कम हो और दूसरी तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका ज्यादा हो तो क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो रिजल्ट में क्या आएगा? एडिमा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। वेरी गुड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब, अब मुझे आपने खुद ही बताना है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया, फिर इसको हम एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे। आप लोगों ने परेशान हो ना, इसको मैं फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगा। अब मुझे एक बात बताएं कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेम्ड कैपिलरी ग्लोमेरुलाई, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई या ड्यू टू कैपिलरी, देन आपका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है एंड क्रिएटिनिन है, क्या ये फिल्टर होगा यहां से? क्या ये फिल्टर हो रहा है यहां से? क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट ही कम है। नो नो। तो आप मुझे एक बात बताएं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज के डिक्रीज है? हाँ जी, ब्लड में इंक्रीज है। इस टर्म को आप क्या कहते हैं, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाए और आपका सीरम? एजोटीमिया। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये आपने पॉइंट लिखा था, मुझे जल्दी से बताएं, ये सारी बातें आ रही है ना आपकी? देखें, हाइपरटेंशन भी आपकी आ गई, एडिमा आपको आ गया, आरबीसी कास्ट आपके आ गए, उसके बाद एजोटीमिया आ गया। फिर आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर सामा बिन तारिक, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, फ्लूइड आपका आ नहीं रहा पीछे से, तो मुझे एक बात बताएं, यूरिन जो वॉल्यूम होगा, यूरिन की जो एक्सक्रीशन होगी, क्या वो नॉर्मल होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, गुड। तो क्या आप कह सकते हैं ओलिगोयूरिया होगा? हाँ जी, ओके। रीजन क्या है ओलिगोयूरिया की? रीजन क्या है? क्योंकि
अफेरेंट आर्टरियोल की तरफ से तो ब्लड आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आ ही नहीं रहा, मतलब आ रहा है लेकिन फिल्टर ही नहीं हो रहा, वो पीछे रहता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, ये आगे जब फिल्टर नहीं होगा तो डेफिनेटली यूरिन नहीं होगा। हाँ जी, यूरिन की आउटपुट नहीं होगी। सो आप इस तरह करें, इसी को लिखें फ्लो चार्ट में। ये जो बातें मैंने कही हैं ये सारी आपकी फ्लो चार्ट में, और ये सारी की सारी जितनी भी आप क्लासेस पढ़ेंगे वो चार्ट जो आपने कंडीशन पढ़नी है ना, सबके अंदर सेम ये सिनेरियो होगा, और आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, देखें, लिखें प्लीज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिखें, लिखें ड्यू टू इन्फ्लेम्ड कैपिलरी, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई, सॉरी, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई, जब ग्लोमेरुलाई ये होगी तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी। जब फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी तो आपको पता है कि डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा तो देन ये क्या होगा, यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, जब ये होगा तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वेसल, याद रखिएगा स्टूडेंट। और अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो वेसल में इंक्रीज हुआ है, ये दो चीजें, एक तो ये क्या करवाएगा, ब्लड फ्लो टू द, लिखें ब्लड फ्लो टू हार्ट इंक्रीज, और यहां पे लिखें लीड टू हाइपरटेंशन। ये मैंने शॉर्ट कर दिया, बट आप लोग अपने आसानी के लिए कंप्लीट भी लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, अडीमा करवाएगा, ये अडीमा भी होगा। ठीक होगा स्टूडेंट, तो अडीमा भी हो सकता है और इसमें हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अब आते हैं स्टूडेंट, आगे बात कर लेते हैं। जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, नंबर 1 पॉइंट लिखें प्लीज, ये क्या है, नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 1 पॉइंट है ये, और ये आपका आ गया जी नंबर 2 पॉइंट, इसमें लिख लें नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में क्या है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा। मेन क्या कि आपको ये क्या करवाएगा, एजोटीमिया, और एजोटीमिया याद रखिएगा स्टूडेंट, विदाउट साइन एंड सिम्टम, ये याद रखना आपने। नो डाउट कि रास भी आपका उसको कर रहा है, वीनस रिटर्न को इंक्रीज कर रहा है, बट आपके जब वो यहाँ पे फ्लूइड नहीं आ रहा, ये फ्लूइड रिसीव ही नहीं कर रहा, जो हार्ट इसको इजेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर कहाँ पे रहेगा, आपको पता है 1.2 लीटर ब्लड कहाँ पे आता है, हाँ जी 1.2 लीटर ब्लड रीनल के पास आ रहा है, हाँ जी फिल्ट्रेशन के लिए, तो फिर ये तो होगी नहीं फिल्ट्रेशन उतनी, तो ये आपका कहाँ पे रहेगा, वेसल में, और जब ये वेसल में रहेगा तो फिर वापस हार्ट के पास ही जाएगा, और हार्ट को कहेगा कि भाई ये तुम कुछ करो इसका, हार्ट फिर क्या करेगा, मोर कंट्रैक्ट करेगा, ज्यादा करेगा, ऐसे ही ना एक तरह से। और दूसरी तरफ से जब इसके पास नहीं आएगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, एक तरह से रास एक्टिवेट होगा, तो रास क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार पीछे, रास ये सोचेगा कि शायद पीछे ब्लड नहीं है, रास वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा विद द हेल्प ऑफ एडीएच, तो वो जो वाटर है फिर क्या, वो भी वेसल में इंक्रीज होगा, तो वो भी फिर हार्ट के पास। यहाँ ये काम बंदा नहीं ना कर रहा, पीछे देखें आपको इसकी सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जनाबेली आगे आपने पानी जो है ना पाइप दिया हुआ है, अब आपने पाइप को जो है ना बंद कर दिया आगे से, और पानी यहाँ से ट्यूबवेल जो मोटर है वो तो पानी देती जा रही है, दिए जा रही है, लेकिन तीसरा एक बंदा है ब्रेन, यहाँ पे आपका कंट्रोलर है, ये कहता है कि यार अब इस तरह करो कि शायद यहाँ पे जो है ना वो काम है, वो और मजीद आके फ्लूइड को ले लेता है और फिर इसको दे देता है, फिर ये ज्यादा काम करता है। जिस तरह आप क्या करते हैं, सुन लें, इसकी सिंपल एक एग्जाम्पल ये है कि शायद आप लोगों में से कोई विलेज से भी, या आप लोगों को याद हो कोई अगर काम शाम करता हो, ये अगर ट्यूबवेल है ना, यहाँ पे अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, इसको आप पानी देते हैं, इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, अच्छा जब पानी डालते हैं तो फिर ये आगे चलता है, पानी देता है, आगे अगर बंद कर देते हैं तो फिर आप सोचते हैं यार इसमें पानी और डालते हैं, ये आगे, इसी तरह मतलब एक सर्कल, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मोटर पानी छोड़ देती है, पता है ना, मोटर पानी छोड़ देती है, और अगर आप आगे उसमें भी पानी डालते हैं फिर वो पानी निकालती है, इसी तरह ये समझता है। ओके क्लियर, ओके अब आ जाए, तो ये एक एज ए कंपनसेशन ये सिस्टम। अब मैंने आपको ये होप्स हो के यहाँ तो इस मिसाल ने आपको कंफ्यूज किया है, तो यहाँ तो आपको समझ आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि कंफ्यूज हुए हैं कि या समझ आई है क्या हुआ है, बाकी खैर कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया। देखें अब इसमें याद रखिएगा कि इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या सीरम क्रिएटिनिन जो है ना, ये आपकी एजोटीमिया होता है, और याद रखिएगा कि एजोटीमिया विदाउट
साइन एंड सिम्टम, इसके साइन एंड सिम्टम नहीं होते, ये याद रखिए। बट जब एजोटीमिया का साइन एंड सिम्टम होता है ना, ये जो एजोटीमिया है ये आपका कैन लीड टू यूरीमिया। ये क्या करवाता है स्टूडेंट? ये यूरीमिया करवाता है। और यूरीमिया सिंड्रोम आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रीनल फेलियर से, जहां पे आप लोगों ने मैड हंगर के निमोनिक्स से पढ़ा था यूरीमिया के बारे में, इसके कुछ सिम्टम्स है। अच्छा देखें प्लीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे आपने खुद ही बताना है कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? रास एक्टिवेट होगा। जी डॉक्टर दनान, क्या होगा? रास एक्टिवेट होगा। और जब रास एक्टिवेट होगा तो रास एक्टिवेट होने की वजह से एल्डो आएगा। क्या होगा? एल्डो। और ये एल्डो क्या करेगा? एल्डो जनाब अली फिर मजीद आपका क्या करेगा? रिटेंशन ऑफ, हाँ जी, रिटेंशन ऑफ सोडियम इनडायरेक्टली, मतलब कि वाटर भी विद द हेल्प ऑफ एडीएच। चलो मैं साथ में एडीएच लिख देता हूं, एडीएच। तो ये आपको मोर वर्सन करेगा किसको? एडिमा को। ऐसे ही है, बात समझ आ गई आपको स्टूडेंट? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? रास एक्टिवेट एल्डो और ये मोर वर्सन करेगा इसको। ओके, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब ये नंबर 3 पे, नंबर 3 पॉइंट हो गया। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो मुझे एक बात बताएं, फिर यूरिन की एक्सक्रीशन क्या होगी? इंक्रीज की डिक्रीज? यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन आउटपुट क्या होगा? यूरिन आउटपुट डिक्रीज, जिसको आप क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया, ओलिगोयूरिया। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। और अब ये जो फिल्ट्रेशन है डिक्रीज हो रही है, और फिल्ट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को पहले अच्छे से पता है। जी बोले प्लीज। जी डॉक्टर दनान, याद रखें इसमें जो आप पा रहे हैं ना कंडीशन, जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इसमें जस्ट इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक, और इसके साथ साथ याद रखें इसमें आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आपकी आ जाती है जी प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन जो यूरिया वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से। और ये आप लोगों को पॉइंट पता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लें ग्राम पर डे। ओके, उसके साथ साथ ये और भी याद रखें कि यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन में और क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होती है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे इसकी इन्फ्लेमेशन होती है ना, इन्फ्लेमेशन क्या होती है? डायलेशन सी होती है ना, स्पेसिस ज्यादा हो जाती हैं और ये लीकी हो जाती हैं। ब्लड लॉस ओकर ड्यू टू इंक्रीज गैप बिटवीन द डैमेज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये आप लोगों को पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये अभी हम लिखते हैं इसमें पैथोफिजियल। ओके, also protein release from this area due to also involved in inflammation glomerulobasement membrane। ये भी इन्वॉल्व होती है। ठीक, ये भी ये इन्वॉल्व हो जाती है, और जिसकी वजह से ये भी थोड़ी सी फिर मतलब कि एक्सक्रीट होती रहती है। ओके हो गया जी। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जब आप लोगों को पता है कि जब कैपिलरीज में थोड़ा सा स्पेसिस रह जाएगी और आपके आरबीसी जो लीक करेंगे, तो लिखें आरबीसी कॉस्ट इन द यूरिन मिलेंगे, कॉस्ट इन यूरिन। तो ये आपने सारा का सारा एक टेबल है जो कि आप लोगों को ये सारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में बता रहा है, और ये आप लोगों को, तो इसमें देख लें। अब ये जो अडीमा है ना, इसमें थोड़ा सा और पॉइंट बता देता हूं। ये जो अडीमा है, अडीमा याद रखिएगा कि साल्ट की रिटेंशन की वजह से आ रहा है और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से। हाँ जी, ये साल्ट की रिटेंशन, क्योंकि सोडियम रिटेंशन हो रही है ड्यू टू साल्ट रिटेंशन एंड ड्यू टू साल्ट रिटेंशन इन इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, ये आपने पॉइंट याद रखना है इसमें। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सर हिमाचूरिया ड्यू टू आरबीसी कॉस्ट। जी देखें, हिमाचूरिया बेसिकली जब आपको रेड वो आरबीसी आते हैं ना, स्पॉट्स आते हैं, तो इसमें ड्यू की शक्ल में, एक कतरे की शक्ल, तो उसको हिमाचूरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब देखें, एजोटीमिया लीड टू यूरीमिया। ये क्या कर सकता है? यूरीमिया लेके आ सकता है। तो इसमें थोड़ी सी पॉइंट लिखें, यूरीमिया के लिख लें। एजोटीमिया लीड टू यूरीमिया। ये क्या करवाता है? यूरीमिया। और यूरीमिया यार, एजोटीमिया लीड टू द यूरीमिया। और ये जो
एजोटीमिया बेसिकली ये सिम्टोमेटिक होता है, बट यूरेमिया आपको पता है इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपके इसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें आपको पता है नोजिया एंड एनोरोजिया, आप एनोरेक्सिया आ जाता है, नोजिया एंड एनोरेक्सिया आ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था हाँ जी एस्ट्रेरिकस आ जाता है। हाँ जी स्टूडेंट ये क्या था, तो नोजिया एंड एनोरेक्सिया और एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस में बेसिकली क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये था कि नॉर्मली तो बंदा इस तरह आप लोग एक्सटेंशन में रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों के जो हैंड है वो ड्रॉप कर जाता है, ठीक, तो ये लोग नहीं रख सकते। बाकी डिटेल मैंने आपको बता चुका हूं पहले। उसके बाद इसमें मैंने बताया था कि इंसेफेलोपैथी आ जाती है, इंसेफेलोपैथी आ जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि पेरिकार्डाइटिस के बारे में, ये भी आप लोगों को पता है, बाकी इसकी डिटेल आप लोग पहले जानते हैं। तो ये थे यूरेमिया के कुछ साइंस, और इसमें थे प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाती है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद लिखें जी इसमें पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आप लोगों ने जो पॉइंट लिखना है ना, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कंसेप्ट तो आपको मेरे ख्याल में फ्लो चार्ट में समझ आ गया, जो होना है वही है। अब आपने पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया है, ये किसी और के भी माइंड में आ सकती है बात कि सर अगर यहाँ से लेट्स सपोज कि पहले वैसे क्वेश्चन ये मैंने किसी से नहीं सुना, वाहिद आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि पहले भी मैंने एक दफा इसको रिवाइज इस टॉपिक को मैंने करवाया था, पहले मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया। जब भी ये चीजें यहाँ पे देखें, आपका ये क्वेश्चन है कि जब यहाँ से ब्लड आएगा तो बाकी सारी चीजें, ब्लड के अंदर बाकी भी तो चीजें होंगी, बाकी भी तो कंपोनेंट होंगे, लेकिन वो चीजें आपकी यहाँ से क्या कर देंगे, रीअब्जॉर्ब कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, ये आपकी कुछ जो चीजें हैं, अच्छा जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और अब ये जो ब्लड है, फिर ब्लड आपका यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ये आगे यूरिन में चला जाता है, ठीक। अब उसके बाद जो आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, बेसिकली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अब कहने का मतलब यही है कि लॉस तो होगी, लेकिन लेस देन नॉर्मल किडनी फंक्शन, जो किडनी का फंक्शन उतना नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट यही है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से उनकी मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, बाकी जो ब्लड वगैरह है ये आपका चला जाता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो आपकी आती है, प्रोटीन और आरबीसी, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर अदनान, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी? नो। तो ये कहाँ पे फिर जाएंगे, अगर ये यहाँ से अगर ये लीक हो जाते हैं, ब्लड और प्रोटीन लीकेज होने के बाद यूरिन में जाएंगे ये फिर, ठीक। बाकी जो चीजें उनकी क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन। ये आपको सिंपल मैंने कंसेप्ट बता दिया। क्वेश्चन क्लियर? सुन लें, बाकी आप लिख लीजिएगा। सुन लें कि क्या होता है इन्फ्लेमेशन। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइन आएंगे, साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन होगी, रिलीज होगा साइटोकाइन, साइटोकाइन रिलीज होंगे तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो डैमेज होगी। जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी डैमेज होगी तो आपकी जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बिकम, याद रखिएगा स्टूडेंट, बेसमेंट बिकम, ये आपकी पोरस हो जाती है, और ये भी मतलब कि डैमेज होती है। और याद रखिएगा फिर जब ये पोरस होती है तो लीड टू लीक, हाँ जी, लीकेज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की लीकेज होती है, और एंड आरबीसी की क्या होती है जी, आरबीसी की होती है, और लीड टू नेफ्राइटिक सिंड्रोम। देखें एक ये पॉइंट। उसके बाद हमने ये कहा जब कैपिलरी की इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पे स्पेसी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वेज़ोडाइलेशन होती है, तो कैपिलरी की डायलेशन सी होती है, तो यहाँ पे स्पेसी ज़्यादा होती हैं, लीकेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ये सारे पॉइंट है। बाकी ये था इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो है जी कॉजेज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और इसको रखते हैं यहाँ तक। ओके, क्लास डिसमिस। Thank you for your attention, thank you for concentration and for focus. अल्लाह हाफिज। इस तरह करें आप लोग ना, हेडिंग दें जरा, कॉजेज ऑफ, सॉरी इसकी हेडिंग एक दफा दे लें, कॉजेज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इसकी जो कॉजेज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम मैं आपसे ये कल पूछूंगा, इसके बाद वो आपकी 4 हमने डिस्कस करनी है। 1 स्टूडेंट क्या है, PSGN, सेकंड इज RPGN, उसके बाद थर्ड इज स्टूडेंट याद रखिएगा IgA नेफ्रोपैथी, इसके बारे में हमने पढ़ना है, नेफ्रोपैथी। फिर आप लोगों ने पढ़ना है 4th पे गुड पॉस्चर सिंड्रोम के बारे में, ठीक। GPS, ये आपकी 4 कंडीशन है जो आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। हाँ जी क्लियर? मतलब क्या, पोस्ट सेगमेंटल अक्यूट लिखें इसमें जरा, अक्यूट पोस्ट सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का दूसरा नाम है क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और उसके बाद आप लोगों को पता IgA नेफ्रोपैथी एंड गुड पॉस्चर सिंड्रोम। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, अल्लाह हाफिज।